8. शाम के 5 बज रहे थे। एलन जेल के एक कोने में सिकुड़कर बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कादर भाई जेल के दूसरे कोने में बैठे एलन को देखते हुए गाना गा रहे थे। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले जेल से दिल। एलन ने एक पल के लिए कादर को देखा और फिर दोबारा उसने अपनी नजरें झुका ली। हरामी कादर भाई साला, मेरे से प्यार हो गया साले को। हाउ वियर्ड इज दैट। हवलदार आलोक जेल के पास आया। एलन डिकोस्टा, चलो, तुमको बेल मिल गया है। एलन ने हैरानी से हवलदार की तरफ देखा। कि क्या मिल गया? बेल। एलन सलाखों के पास आया। बेल? लेकिन कैसे? तुमने लिखित एप्लीकेशन लिखा था ना जज साहब को, उसके बेस पर बेल मिल गया है। सुनने में आया है कि तुम्हारा पिताजी का अच्छा दोस्त है ये जज। नसीब अच्छा है तुम्हारा। एलन की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैड। तुम हेवन से भी मेरा ख्याल रख रहे हो। हवलदार, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कादर भाई एलन के पास आया। तेरी बाहों में सर रख कर सोना चाहता हूँ, तेरे जुल्फों के साए के नीचे सोना चाहता हूँ। एलन ने हवलदार की तरफ देखा। ये क्या बोल रहा है हवलदार? किसके नीचे सोना चाहता है ये? मेरे को भी समझ में नहीं आया। किसके नीचे सोने का तेरे को? सोने का जगह चेंज करना है तो एप्लीकेशन लिख के दे। हवलदार, किसी के नीचे नहीं, जुल्फ मतलब इसके बाल। क्या? इसके बालों के नीचे? लेकिन क्यों और कौन से बाल? और ऐसा क्या खास है इसके बालों में? तू क्या पागल है क्या रे? कादर भाई ने सर पे हाथ रख दिया। अरे ऐसे बोलते हैं शायरी में, सच्ची में थोड़ी कोई सोता है। पूरे शेर की माँ बहन कर दिया आप लोगों ने। हवलदार, मेरे को बाहर निकालो। बाद में इसको जहां सोना है सोता रहेगा, मेरे को क्या। एलन ने जेल से बाहर आते ही आलोक के टेबल पर पड़ी एक कैंची उठाई और उससे अपने बाल काट दिए। फिर उसने वो कटे हुए बाल कादर भाई के हाथ में रख दिए। ये लो अपनी शबनम, मैं तो चला। कृतिका और रेबेका अब भी रेबेका के बंगले के बेडरूम में थे। शाम के 7 बज चुके थे। दोनों ने अपने भीगे हुए कपड़े उतार दिए थे और इस वक्त अपनी बॉडीज पे सिर्फ वाइट कलर के टॉवल्स लपेटे हुए थे। कृतिका के कहने पर रेबेका एंथोनी की स्पिरिट को एक बार फिर से बुलाने वाली थी। रेबेका ने कृतिका की तरफ देखा। कृतिका, मैं अब लाइट्स बंद करने जा रही हूँ। इट विल बी वेरी डार्क। लाइट्स बंद होते ही हर तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन कृतिका को अब भी खिड़की से अपने बंगले से आती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। कृतिका ने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। रेबेका ने फ्लोर पर एक कैंडल जलाई और फिर आंखें बंद कर उस कैंडल के सामने बैठ गई। घबराई हुई कृतिका रेबेका से सटकर उसके पास ही बैठ गई। रेबेका अब धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ने लग गई थी। फिर अचानक उस कमरे की एक दीवार पर एक आदमी के गहरे काले रंग की शैडो दिखाई दी। कृतिका बड़ी बड़ी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। रेबेका ने अपनी आंखें खोल ली। एंथनी, इज इट यू? कृतिका को फिर से वैसा ही लगा जैसे वो आवाज कहीं उसके अंदर से या उसके आसपास से ही आ रही हो। रेबेका ने कृतिका की तरफ देखा। जो पूछना है जल्दी पूछ लो। लेकिन कृतिका तो आंखें बड़ी बड़ी कर उस शैडो की तरफ ही देखे जा रही थी। रेबेका ने कृतिका को उसका कंधा पकड़कर हिलाया। कृतिका, मेरी बात पर ध्यान दो प्लीज। जो पूछना है जल्दी पूछो। दिस कुड टर्न डेंजरस। हाँ,
या एंथनी, क्या तुम मुझे प्लीज बता सकते हो कि बाबूलाल ने तुम्हें क्यों मारा? आई मीन, व्हाट वाज हिज रीजन? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कृतिका ने एक बार फिर कोशिश की। एंथनी, बाबूलाल ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? तभी अचानक एक कांच की बोतल अपने आप उड़ते हुए सीधा कृतिका के सर के पिछले हिस्से पे आ लगी। What was that? कृतिका भागो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। कृतिका No, it's fine. एंथनी, मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो, मुझे तुम्हें बार बार यहाँ नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो। मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जस्टिस दिलाने का है और कुछ नहीं। तभी दीवार पर टंगी एक पेंटिंग एकदम से कृतिका की तरफ अपने आप उड़ती हुई आई, लेकिन कृतिका इन मौके पर नीचे झुक गई और पेंटिंग उससे थोड़ा दूर नीचे गिर गई। कृतिका, लेट्स स्टॉप दिस। एंथनी, यू हैव टू टेल मी, बाबूलाल ने तुम्हें क्यों मारा? बता नहीं सकते तो गिव मी अ हिंट। कृतिका, तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। हैव यू गॉन मैड? रेबेका ने देखा कि कृतिका ने अपना सर एक पिलो के नीचे छुपा लिया था, लेकिन इस बार उस पर कोई वार नहीं हुआ। फिर कुछ 30 सेकंड्स के बाद वही आवाज फिर से आई। कृतिका ने हैरानी से रेबेका की तरफ देखा। क्या जेलसी? एंथनी, प्लीज मुझे जितनी डिटेल्स दे सकते हो बताओ, प्लीज। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। जर्नलिस्ट हो क्या कृतिका? इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर। हाँ, डिटेल्स वाले सवाल मत पूछो, कुछ स्पेसिफिक पूछ। ओके, ठीक है। इतना बता दो एंथनी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। पुलिस स्टेशन। लेकिन वहां जाकर करना क्या होगा? प्लीज टेल मी एंथनी। सामने से फिर कोई जवाब नहीं आया। रिबेका, प्लीज उससे कहो ना कि मुझे जवाब दे। आई रियली वांट टू हेल्प हिम। वो किस बात का जवाब दे या ना दे, वी कांट कंट्रोल दैट कृतिका। तभी उन्होंने स्पिरिट की आवाज फिर से सुनी। वी कांट अंडरस्टैंड यू एंथनी, तुम्हारी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? आर यू सीरियस कृतिका? वो क्या मोबाइल से बात कर रहा है? हाँ, क्या उसका नेटवर्क खराब है? क्या बोलती हो कृतिका? हैव सम पेशेंस, डोंट पिस हिम ऑफ। Surrender yourself. ये सुन कृतिका शॉक के मारे उठकर खड़ी हो गई। सरेंडर योरसेल्फ? लेकिन मैं सरेंडर क्यों करूं एंथनी? व्हाट आर यू सेइंग? लेकिन तब तक वो शैडो वहां से जा चुकी थी। रेबेका के चेहरे पर भी कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। All this is so confusing. What's going on कृतिका? ओह माय गॉड, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया है, समथिंग मेजर जो मैं भूल रही हूँ। एलन भिवरी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। इंस्पेक्टर मोरे भी पास ही में दो और लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। तभी एक टैक्सी वहां आ गई। मोरे एलन के पास चलकर आए। एलन, ये टैक्सी तुमको मुंबई तुम्हारे घर पे छोड़ देगी। थैंक यू सर, आप बहुत काइंड हैं। लेकिन ऐसा है कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। मैं इधर भिवरी में कुछ ही दिन डैड के घर रहना चाहता हूँ। ओके, कोई खास कारण? आपसे क्या छुपाऊं? जब तक डैड का मर्डर का रियल रीजन मुझे नहीं पता चल जाता, आई वोंट फाइंड पीस। और वैसे भी डैड को जस्टिस देना उसके बेटे का ही तो ड्यूटी है ना? मोरे ने एलन के कंधे पर हाथ रखा। आई अंडरस्टैंड। वैसे मैं भी इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ हूं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एलन ने हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आई प्रॉमिस सर, आप जो बोलोगे मैं वो करेगा। वेरी गुड। तो देर किस बात की, अभी से स्टार्ट करते हैं ना। तुमको एक टास्क कंप्लीट करना होगा। थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे को लगता है कि तुम कर लोगे। रेबेका
किचन में कुछ खाने के लिए बना रही थी। कृतिका रेबेका के घर के हॉल में बैठी हुई थी। कृतिका और रेबेका दोनों ने दोबारा अपने कपड़े पहन लिए थे। हॉल की लाइट्स अब ऑन थी। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और ऊपर आसमान में सिर्फ काले बादल ही थे, जिनमें से लगातार तेज बारिश हो रही थी। कृतिका की आंखें नम थी। वो मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। Am I schizophrenic? क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? रेबेका 2 बॉल्स में गरम वेजिटेबल सूप लिए कृतिका के पास आकर बैठ गई। Take this. I'm sure you will like it. थैंक्स रिबेका। रिबेका, मुझे बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है। I mean, ऐसा लग रहा है कि मैं इमोशंस के एक रोलर कोस्टर से गुजर रही हूँ। Tell me about it. Even I feel the same. No, I mean something else. Actually, let me be honest. मुझे अब तक ये लग रहा था कि एंथनी के मर्डर के पीछे कि एंथनी के मर्डर के पीछे मैं हूँ, राइट? अरे, इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। आई नो, सबको यही लगता है। यस, एंड नॉट ओनली दैट, मैंने बाबूलाल के क्वार्टर की दीवार के पीछे कुछ यूज्ड कॉन्डम्स भी देखे थे। मुझे एकदम से लगा कि तुम्हारा और बाबूलाल का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से तुम दोनों ने मिलके एंथनी को मार दिया। रेबेका एकटक कृतिका को देख रही थी, फिर वो एकदम से हंस पड़ी। What? सच? अरे यार, मेरा अफेयर, वो भी बाबूलाल से। यू आर क्रेजी कृतिका। एक्चुअली मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कृतिका बिल्कुल भी हंसने के मूड में नहीं थी। लेकिन अब मुझे कुछ और लगने लग गया है। आई थिंक हो सकता है कि कहीं ना कहीं आई टू कुड हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद एंथनीज मर्डर। What? अरे वो एंथनी की स्पिरिट ने जो बोला, उसकी वजह से तुम ये सब सोच रही हो क्या? देखो, उसने क्या बोला और उसका क्या मतलब था, ये तो सिर्फ उसको ही पता होगा ना। सरेंडर वरेंडर कुछ तो भी बोला वो, एंड हु नोज इसका क्या मतलब है। सरेंडर वरेंडर नहीं रिबेका, उसने बोला था सरेंडर योरसेल्फ। ऑब्वियसली इसका मतलब ये था कि वो मुझे पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने को कह रहा था। इसके अलावा एक और चीज है जिसकी वजह से मुझे अपने आप पर शक हो रहा है। What? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। शायद वो बात सुनकर यू विल नेवर फॉरगिव मी। कृतिका, ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी पर्सनली नहीं लूंगी। तुम्हारे पास मेरे इतने सारे डार्क सीक्रेट्स हैं, मैं भी तो तुम्हारे सीक्रेट्स की रिस्पेक्ट करूंगी ना। इतने में रेबेका के घर की डोरबेल बज गई। इस टाइम कौन हो सकता है? रेबेका ने सीसीटीवी कैमरा के स्क्रीन में देखा। ये तो कोई आदमी है। रेबेका और कृतिका दोनों मेन डोर से बाहर आकर गेट की तरफ बढ़े। अब तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक नया वॉचमैन रख लेना चाहिए? इट्स ओके, तुम भी तो यहाँ अकेली रहती हो विदाउट अ सिक्योरिटी गार्ड। और देखो ना, गार्ड रखने से फायदा क्या होना था, इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो दोनों अब गेट के पास पहुंच चुकी थी। कौन है? इट्स मी, एलन। रिबेका, ओपन द गेट। रात के 10 बज रहे थे। मोरे अपने घर के बेडरूम में कंबल ओढ़े सो रहा था। उसके पास उसकी बीवी सोई हुई थी। मोरे का घर पुलिस चौकी से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर था। अपने सिंपल से 3 बेडरूम वाले घर में मोरे अपनी बीवी और अपने 12 साल के बेटे के साथ रहता था। तभी मोरे का फोन बजा, लेकिन गहरी नींद में सोए हुए मोरे की आंख नहीं खुली, पर उसकी बीवी शारदा की नींद खुल गई। उसने गुस्से में फोन काट दिया। ये इनका फोन रात को भी टर बजता ही रहता है। फोन नहीं है, मेरी सौतन है ये। इतना कहकर शारदा फिर से अपने बिस्तर में आकर लेट गई, लेकिन फोन फिर से बज उठा।
शारदा गुस्से में फोन को दीवार पर पटकने ही वाली थी कि मोरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। काहे करते गो? मेरे को फोन तोड़ने दो प्लीज प्लीज, मुझे ये फोन तोड़ना ही है, अब भी तोड़ना है। शारदा शांत हो जा। मोरे ने शारदा के हाथ से अपना फोन ले लिया। फिर वो शारदा का सर प्यार से सहलाने लग गया। अगले 5 मिनटों में ही शारदा फिर से सो गई थी। मोरे अपना फोन लेकर हॉल में आ गया। उसने देखा कि कॉल हवलदार आलोक कर रहा था। मोरे ने आलोक को फोन लगाया। आलोक, ऐसा क्या हो गया कि रात के 10 बजे बार बार फोन कर रहे हो? बोलो, क्या बात है? सर, बात ही कुछ ऐसी है। क्या है कि वो एंथोनी के घर के बाजू में जो एविडेंस आपको मिला था, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है। ओह अच्छा, क्या बोलती है रिपोर्ट? किसके सैंपल मैच हुए वो एविडेंस के साथ? सर, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक काम करो ना, आप इधर आ जाओ और रिपोर्ट देख लो। पहेलियां मत बुझा आलोक, सीधा सीधा रिपोर्ट पढ़कर बोलना। सर, ऐसा है कि जो एक्सपर्ट ने ये टेस्ट किए हैं, वो खुद चलकर इधर चौकी में आया है। वो आपसे खुद मिलकर बात करना चाहता है। क्या? ऐसा क्या है वो रिपोर्ट्स में? ठीक है, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। मोरे ने फोन काटा तो देखा कि उसकी बीवी शारदा ठीक उसके पीछे खड़ी थी। बाबा ने बोला था लड़का पुलिस में है, तेरी बाकी की जिंदगी चैन से कटेगी। इधर तो जिंदगी पूरी सड़ गई है। आप दिन रात चौकी में ही रहते हो, फैमिली को तो टाइम ही नहीं देते हो। मोरे ने शारदा के गाल पर प्यार से हाथ रखा। ये केस सॉल्व होने के बाद पक्का तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। सच? किधर? स्विट्जरलैंड या लंदन? नहीं, लोनावला। अभी तुमने रिश्वत नहीं लेने वाले एक ईमानदार पुलिस वाले से शादी की है, अभी सजा भुगतो। मोरे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। बारिश तेज हो रही थी तो उसने रेनकोट पहन लिया था। अगले आधे घंटे में वो चौकी में था। मोरे ने देखा कि उसके डेस्क के सामने एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने सिंपल सी फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था और उसने आंखों पर मोटे चश्मे लगाए हुए थे। मोरे को देखते ही उसने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। हेलो सर, आई एम डॉक्टर सुरेश नायर फ्रॉम सेंट्रल फॉरेंसिक लैब पुणे। मैंने आपके भेजे हुए सैंपल को 2 बार टेस्ट किया। इसकी फाइंडिंग मेरे समझ के बाहर है। सर बताइए ना, क्या कंफ्यूजन है? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके भेजे हुए सैंपल क्या किसी स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज हुए थे? नो सर, मैंने सैनिटाइज्ड ग्लव से सैंपल्स उठाए थे और फिर खुद अपने हाथों से उन सैंपल्स को सैंपल कलेक्शन बैग में डाला था, फिर उन्हें खुद सील कर आपके पास भेजा था। सर, तो ऐसा है कि सैंपल के साथ आपने मुझे जो 4 और सैंपल भेजे थे फॉर कोरिलेशन, ये सैंपल उन सब के साथ मैच हो रहे हैं। सबके साथ मैच हो रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन यूज्ड कंडोम के ज्यादातर सैंपल में अमाउंट 4 लाख का डीएनए मिला है। एंथोनी डिकोस्टा, रेबेका डिकोस्टा, बाबूलाल और कृतिका। मोरे आंखें फाड़ फाड़ कर नायर को देख रहा था। आलोक मोरे के पास आया। ये जो बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि ये चारों लोग आपस में सेक्स कर रहे थे। सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान साफ था, बारिश रुक चुकी थी। अपने बेडरूम में सोई कृतिका की नींद उगते सूरज की किरणों ने तोड़ी। उसने आंखें बंद कर कुछ देर और सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसने कॉफी मशीन से अपने लिए कॉफी बनाई और बाहर स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ गई। कॉफी पीते हुए वो एंथनी के घर को देख रही थी। घर को गौर से देखते हुए उसके मन में कई ख्याल आने लग गए। Is this house cursed? पहले रितेश का सुसाइड, बाद में आरव और सुप्रिया वाला एपिसोड, और अब एंथनी का मर्डर।
कृतिका को ख्याल आया कि एंथनी ने उस घर को कितने प्यार से बनाया था। रितेश के उस सिंपल से घर को उसने एक आलीशान बंगले में बदल दिया था। ब्राइट व्हाइट रंग के उस बंगले का लॉन एक गोल्फ कोर्स की तरह हरा था। लॉन में एक तरफ एक वॉचमैन क्वार्टर था, दूसरी तरफ एक बड़ा सा कार का गैराज था जिसमें 3 बड़ी बड़ी कार्स पार्क थीं। फिर उसकी नजर अपने पास स्विमिंग पूल के पानी में अपनी रिफ्लेक्शन पर गई। या फिर शायद आई एम द वन हु इज कर्स्ड। आई ब्रिंग बैड लक टू अदर्स। कृतिका की आंखें नम हो चुकी थी। तभी उसकी नजर एंथनी के बंगले के लॉन में एक्सरसाइज कर रहे एलन पर गई। उसने देखा कि रेबेका उसके लिए एक ग्लास में ऑरेंज जूस लेकर आई थी। रेबेका ने हमेशा से ज्यादा छोटे शॉर्ट्स पहने हुए थे और ऊपर एक टाइट स्पैगेटी टॉप पहना हुआ था। दोनों किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रहे थे। जब रेबेका की नजर कृतिका से मिली तो रेबेका ने एकदम से अपनी नजरें झुका ली और दोबारा घर के अंदर चली गई। वहीं मुंबई में सुबह के 10 बजे रिकी अपने ऑफिस में आया। अपने कैबिन में आते ही उसने एक फोन कॉल लगाया। हेलो, हमारा आज का होटल के मिलने का प्लान क्यों कैंसिल किया तुमने? पता है कितने मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूं मैं। हाँ, तुम और तुम्हारे ये एक्सक्यूजेस। अब तो रास्ते का कांटा भी हट गया है, लेकिन तुम्हारे एक्सक्यूजेस अब भी खत्म नहीं हुए। ठीक है, लेकिन कल का प्लान फिर कैंसिल मत करना। यू नो ना तुम्हारे लिए क्या क्या कर दिया है मैंने, माय डार्लिंग। हाँ, यू रिमेम्बर ना? भूले तो नहीं ना? ओके, बाय, सी यू, एंड आई मिस योर पतली कमर। कृतिका रेबेका के घर के ड्राइंग रूम में बैठी थी। रेबेका ने उसे लंच पे इनवाइट किया था। कृतिका के सामने एक टेबल पर बहुत सारी वैरायटी की डिशेस रखी हुई थी। रेबेका ने कृतिका के लिए एक प्लेट उसके सामने रखी। हे कृतिका, थैंक्स फॉर कमिंग डार्लिंग। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए आज से छोटी चीज सेलिब्रेट करूंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एलन को बेल मिलने की गुड न्यूज को सेलिब्रेट किया जाए। यस, ये बहुत अच्छी बात है रिबेका, लेकिन तुमने इतना सारा खाना अकेले कैसे बना लिया? मुझे बुला लेती यार, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती, लाइक ओल्ड टाइम्स। मैंने अकेले नहीं बनाया, एलन ने हेल्प की ना मेरी। ही इज सच अ स्वीट हार्ट। एलन मुस्कुराते हुए सलाद खा रहा था। एलन ने लाल रंग की स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में काले रंग की शॉर्ट्स और सर पर काले रंग की बेसबॉल कैप। यू नो कृतिका, आई ऑलवेज वांटेड हाउस हेल्प, लेकिन तुमको तो पता ही है कि एंथनी को अपनी प्राइवेसी कितनी सेक्रेट थी। ना उसने कभी ड्राइवर रखा और ना ही कभी हाउस सर्वेंट। सिर्फ एक असिस्टेंट था उसका, जॉन। वैसे वो जॉन है बड़ा हैंडसम यार। कृतिका, तुम्हें याद है ना पिछले साल की हमारी एनिवर्सरी पार्टी में एंथनी ने तुमको जॉन को लेकर कितना टीज किया था, और वो भी कितना ब्लश कर रहा था। कृतिका ने प्लेट में अपने लिए कुछ खाना डाला। रिबेका, आई डू मिस दोस डेज यार। याद है रिबेका, हम तीनों डिनर पे कितनी सारी बातें, कितनी सारी मस्ती किया करते थे। और एंथनी को जैसे से पार्टी थ्रो करने का जैसे पैशन था। कभी किसी की बर्थडे पार्टी, कभी एनिवर्सरी पार्टी, एंड मोस्टली तो बिना मतलब की पार्टीज। और हाँ, तुम लोगों की पिछले साल की एनिवर्सरी की पार्टी वाज टोटली अमेजिंग, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं उस पार्टी में किसी जॉन को मिली थी। रेबेका कृतिका की प्लेट में सॉटेड वेजिटेबल्स सर्व करते करते रुक गई। भूल गई? अरे तुम्हारे साथ टीज करने पर उसका फेस एकदम टमाटर की तरह रेड हो गया था। सब कितना हंस रहे थे। तुम भी तो हंस रही थी, कैसे भूल सकती हो यार? हाँ, मुझे ऑनेस्टली कुछ भी याद नहीं है। रेबेका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कृतिका की बात अजीब लगी थी। ओके, दैट्स क्वाइट वियर्ड, बट इट्स ओके। अच्छा कृतिका, वेजीज के साथ थोड़ा राइस भी लो ना। कृतिका ने थोड़े से राइस अपने प्लेट में डाले। एलन ने कृतिका के सामने एक फ्रूट प्लेट खिसका दी। सो कृतिका,
हाउ डू यू लाइक इट हियर? तुम सिटी लाइफ मिस नहीं करती? नो, आई लव लिविंग इन नेचर। बहुत शांति मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ भिवरी में लाइफ तो कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस हो गई है। यस यस, यू लव नेचर। आई रिमेम्बर तुम जब डैड के साथ मेरे घर आई थी तब भी तुमने यही कहा था। इवन डैड लव नेचर, इसलिए तो वो भी यहाँ रहने को आ गए थे। कृतिका ने हैरानी से पहले एलन की तरफ देखा और फिर रेबेका की तरफ। एलन, व्हाट आर यू सेइंग? मैं तुम्हारे घर कब आई थी, और वो भी एंथनी के साथ? यस एलन, एंथनी ने भी मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। आई गेस शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो। वो कृतिका नहीं, कोई और होगी। एलन ने चिढ़कर रेबेका की तरफ देखा। रेबेका, आई एम नॉट क्रेजी। कृतिका ही आई थी डैड के साथ। मे बी ये बात ये दोनों तुमको नहीं बताना चाहते थे। मे बी दे वर हैविंग एन अफेयर। एलन, व्हाट रबिश, ये क्या बोल रहे हो? लेकिन एलन अब हंस रहा था। अरे अरे अरे, आई एम जोकिंग। अरे अफेयर वाली बात तो मैं टांग खींच रहा हूं तुम्हारी। लेकिन कृतिका, मुझे अच्छे से याद है कि तुम डैड के साथ मेरे घर पर आई थी, मेरी बीवी और मेरे बच्चे से भी मिली थी। ये बात तुम भूल गई हो या नहीं बताना चाहती, दैट आई डोंट केयर। कृतिका ने अपना चम्मच प्लेट पर जोर से रखा। ए हेलो, आई नो कि मैं तुम्हारे घर कभी गई नहीं हूं। सो कृतिका ये कह ही रही थी कि तभी उन तीनों को एक जीप का हॉर्न सुनाई दिया। रेबेका ने विंडो से बाहर देखा। Why is the police here now? कृतिका, रेबेका और एलन अब दो बंगलों के बीच वाले एरिया में खड़े थे। इंस्पेक्टर मोरे और हवलदार आलोक उनकी जीप से बाहर आ चुके थे। सब मोरे के बोलने का इंतजार कर रहे थे। कृतिका ने मोरे की तरफ चिढ़कर देखा। इंस्पेक्टर मोरे, व्हाट्स द मैटर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलेंगे तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। हवलदार आलोक, प्लीज चुप रहो। कृतिका जी, एक्चुअली वो एविडेंस की फॉरेंसिक जांच आ चुकी है, उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। कृतिका एक कदम मोरे की तरफ बढ़ी। हाँ, मुझे भी आपसे उस बारे में बात करनी थी। एक्चुअली ऑल दैट वाज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली वो बाबूलाल का अफेयर किसी गांव वाली के साथ था। रिबेका ने मुझे बताया। किसने क्या बोला इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कानून सिर्फ एविडेंस पे चलता है, और एविडेंस ये कह रहा है कि यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही थी। वो इस्तेमाल हुए कॉन्डम्स के ऊपर मिला एविडेंस रिबेका और बाबूलाल के डीएनए के साथ तो मैच हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एंथनी और कृतिका यानी आपके डीएनए के साथ भी मैच हो रहा है। कृतिका को जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। क्या उस पर मेरा डीएनए भी है? प्लीज इंस्पेक्टर मोरे, आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? मोरे ने हवलदार आलोक को आंखों से कुछ इशारा किया। हवलदार आलोक ने अपनी जेब से एक हथकड़ी निकाली और कृतिका के हाथों पर उसे लगाने लग गया। कृतिका ने गुस्से में आकर जोर से हवलदार को धक्का दे दिया। आइला, ओ मैडम, क्या नखरा दिखा रहे हो आप? मैं पुलिस वाला है, आपको कोई दोस्त नहीं जो ऐसे धक्का मारोगे आप मेरे को। ओ यू शट अप। इंस्पेक्टर मोरे, मान लो जो आप बोल रहे हो वो सही है। वो यूज्ड कॉन्डम से मान लो कि मेरा डीएनए भी मिला है, लेकिन ये रिबेका का भी तो मिला है उस पे। आप उसे क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो, और मुझे ही क्यों? रिबेका इस घर में रहती है, वो एंथनी की बीवी है, उसका डीएनए तो मिलना ही था। बचे एंथनी और बाबूलाल, वो दोनों तो मर चुके हैं। लेकिन अब तक रिबेका का बाबूलाल के साथ अफेयर भी तो रूल आउट नहीं हुआ ना, तो फिर सिर्फ मुझे अरेस्ट क्यों? इंस्पेक्टर मोरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फंसाने के लिए आपको किसी ने पैसे दिए हो? मोरे को एकदम से गुस्सा चढ़ गया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। कृतिका जी, आज ये बात आपने बोल की है, बाद में कभी मत बोलना। देखिए, मैं यहां सबके सामने ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरे को मजबूर कर डाला है। ऐसा है कि आपका डीएनए तो एविडेंस में मिला ही है। वो जो फोटो आपने भेजी थी वो भी ओरिजिनल निकली, इसलिए आपको ये केस में प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। कृतिका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फोटो ओरिजिनल निकली?
हाउ इज दैट पॉसिबल? इंस्पेक्टर, कौन सी फोटोज ओरिजिनल निकली? मोरे ने एक पल के लिए रेबेका की तरफ देखा और फिर उससे नजरें चुरा ली। हैं कुछ फोटोज इस टाइम पुलिस स्टेशन में। वो फोटोज में क्या है मैं अभी वो रिवील नहीं कर सकता। एलन गुस्से में कृतिका की तरफ बढ़ा। कृतिका, इट्स ऑब्वियस तेरा मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा था ना। एलन ने एकदम से कृतिका को उसके टी शर्ट के कॉलर से पकड़ लिया। You bitch! You kill my dad ना? Tell me! पास में खड़े मोरे ने आओ देखा ना ताओ एक जोरदार मुक्का एलन के चेहरे पे मार दिया और वो दूर जाकर गिर गया। ज्यादा हीरो मत बन एलन, पुलिस को अपना काम करने दे, समझा? मोरे ने कृतिका की तरफ देखा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कृतिका जी, हमको आपको अरेस्ट करना ही होगा। शाम के 6 बज रहे थे। मुंबई में शेरॉन अपने घर के बेडरूम में थी। वो पूरी एनर्जी से अपने हस्बैंड रिकी के वार्डरोब की तलाशी ले रही थी। अब तक शेरॉन ने रिकी के आधे से ज्यादा कपड़े वार्डरोब से बाहर निकाल दिए थे। रिकी, आई डोंट ट्रस्ट यू। तू पक्का मेरे पे चीट कर रहा है ना? तभी एक ड्रॉअर में कुछ कपड़ों के नीचे शेरॉन के हाथ एक लेदर का बैग लगा। उसने उस बैग को खोला। बैग के अंदर कुछ सेक्स टॉयज थे। शेरॉन उन टॉयज को देखती रही और फिर एकदम से उसका रोना निकल गया। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा था। शेरॉन ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। रिकी? रिकी शेरॉन के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। रिकी, मेरा शक सही निकला। यू आर हैविंग एन अफेयर। यू आर हैविंग एन अफेयर। मेरे में क्या कमी लगती है तुमको? मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझे चीट करते हो। You shameless man! I'm not cheating on you. मुझे सिर्फ उस औरत का नाम बता दो। I want to talk to her. I want to talk to her now. रिकी ने शेरॉन को उसके कंधों से कस कर पकड़ा। बकवास बंद कर पागल औरत। ये सब मैं हमारे लिए बैंकॉक से लाया था। ओह अच्छा, तो अब तक उसे यूज क्यों नहीं किया? मुहूर्त का वेट कर रहे थे क्या? हमारी एनिवर्सरी के दिन सरप्राइज देने वाला था। एनिवर्सरी तो 2 महीने पहले चली गई। आने वाले एनिवर्सरी के लिए बचा के रखी थी। क्यों? इस एनिवर्सरी में क्यों नहीं यूज किया ये सब? क्योंकि आने वाली एनिवर्सरी हमारी 11th एनिवर्सरी है, इसलिए। 10th एनिवर्सरी स्पेशल होती है, 11th नहीं। 10वीं छोड़कर 11वीं एनिवर्सरी कौन ज्यादा सेलिब्रेट करता है? अरे 10वीं एनिवर्सरी पर तो हम तुम्हारे बूढ़े बाप के घर पे थे, वहाँ लेकर जाता ये सब। हाँ, इस टाइम तो उस बूढ़े के घर नहीं जाएंगे एनिवर्सरी पे, क्योंकि वो टपक गया है। इस साल अपने घर पे रहेंगे और ये सब यूज करेंगे। शेरॉन ने रिकी को कॉलर से पकड़ लिया। How dare you! तुमने मेरे मरे हुए डैड को बूढ़ा बोला, उनको डिसरिस्पेक्ट किया। शेरॉन ने पास में पड़ा एक फ्लावर वास उठा लिया। लिसन, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन तुम बकवास कर रही हो शेरॉन। मैं तुमको चीट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। शेरॉन रिकी की आंखों में गौर से देख रही थी। एकदम से उसका गुस्सा शांत हो गया। यस रिकी, मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है। आई विल चूज टू ट्रस्ट यू। रिकी ने मुस्कुराते हुए शेरॉन के गाल खींचे। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी डार्लिंग। आई लव यू रिकी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, लेकिन कभी मुझे धोखा मत देना। रात के 10 बज रहे थे। कृतिका पुलिस स्टेशन के लेडीज लॉकअप में बंद थी। हवलदार आलोक ने कृतिका के लॉकअप का लॉक खोला। वो कृतिका के लिए डिनर लेकर आया था। ओ मैडम, आपका खाना आ गया है, खा लो। मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। मैडम, मर्डर का केस है, लंबा अंदर जाओगे।
जेल के खाने की आदत डाल लोगे तो अच्छा रहेगा। तभी मोरे आलोक के पास आया। जरा रेस्पेक्ट से हवलदार आलोक। मोरे की बात सुन आलोक की हंसी छूट गई। हंस क्यों रहा है? कुछ नहीं सर, लगता है आपके दिल में मैडम के लिए कुछ स्पेशल जगह है। उधर बंगले पे मैडम के लिए एलन को मुक्का मार दिया, अभी मेरे को एक मर्डर सस्पेक्ट के साथ रिस्पेक्ट से बात करने बोल रहे हो। इससे पहले मोरे हवलदार आलोक की बात का जवाब दे पाता, कृतिका लॉकअप के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर मोरे प्लीज मेरी बात सुनिए। मोरे ने हवलदार आलोक को इशारा करते हुए दूर जाने को कहा। आलोक अपनी हंसी दबाते हुए वहां से चला गया। इंस्पेक्टर मोरे, मुझे पता है कि सारे एविडेंस के बेस पर मैं आज एंथनी के मर्डर की सस्पेक्ट हूँ, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए कि आपको लगता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो सकती हूँ? आप तो मुझे कब से जानते हो ना। एंथनी मेरा दोस्त था। लॉजिकली सोचिए, एंथनी को मरवाकर मुझे क्या मिलने वाला था? 20 करोड़। अरे एंथनी ने विल मुझे बताकर थोड़ी ना बनाई थी। मुझे थोड़ी ना पता था कि उसके मरने के बाद इतनी बड़ी अमाउंट मुझे मिल जाएगी। मोरे अब ध्यान से कृतिका की बात सुन रहा था। मोरे सर, याद करो, आरव और सुप्रिया के टाइम भी आपने मुझे अरेस्ट किया था, लेकिन मैं तब भी सही निकली थी। और देख लेना, इस बार भी मैं ही सही निकलूंगी। आपकी बात मैं समझता हूं, लेकिन मेरे पास एक थ्योरी है। देखिए कृतिका जी, आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं। अलग अलग टाइप की मेडिसिन आपके पास रहती हैं। हो सकता है आपको किसी मेडिसिन को खाने की आदत लग गई हो और आप किसी अलग ही मेंटल स्टेट में आकर ये सारे काम करती हो और फिर बाद में आपको कुछ याद ना रहता हो। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रियल कल्प्रिट मैं नहीं कोई और हो, और वो इस टाइम खुला घूम रहा हो। क्या आप सच जानने में मेरी मदद करोगे? मदद करेंगे मतलब? मुझे बस 2 दिन के लिए आप बाहर छोड़ दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं सच आपके सामने लेकर आऊंगी। कृतिका जी, दैट्स इम्पॉसिबल। रात के 3 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। इंस्पेक्टर मोरे सारा फोकस लगाकर अपनी पुलिस जीप चला रहा था। उसने जीप कृतिका के घर के पास आकर रोक दी। मोरे ने अपनी पास वाली सीट की तरफ देखा। कृतिका जी, आप पे एक बार फिर से भरोसा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि 2 दिन में आप अपने आप पुलिस स्टेशन वापस आ जाएंगी। कृतिका एकटक जीप के बाहर देख रही थी। आई प्रॉमिस इंस्पेक्टर मोरे, मैं वापस आऊंगी और सच के साथ वापस आऊंगी। रात के 3 बज रहे थे। आसमान काले बादलों से भरा पड़ा था, जिससे कि रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। बारिश बेरहमी से बरस रही थी। कृतिका इंस्पेक्टर मोरे के साथ पुलिस जीप में बैठी थी। मोरे ने कृतिका के घर के पास आते ही अपनी जीप रोकी और फिर उसकी तरफ देखा। कृतिका जी, आप पे एक बार फिर से भरोसा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि 2 दिन में आप अपने आप पुलिस स्टेशन वापस आ जाएंगी। कृतिका एकटक जीप के बाहर देखे जा रही थी। आई प्रॉमिस इंस्पेक्टर मोरे, मैं वापस आऊंगी और सच के साथ वापस आऊंगी। कृतिका जीप से बाहर आई। वो बारिश में भीग रही थी। मोरे ने जीप का एक शार्प टर्न लिया और वहां से चला गया। कृतिका वहां से सीधा रेबेका के बंगले की तरफ बढ़ी। बंगले के लॉन पर चलते हुए उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। आउच! उसने अपने अगले कदम संभाल कर जमीन पर रखे। उसकी सफेद टी शर्ट और लाल रंग की फ्लोरल स्कर्ट पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी आंखों का काजल भी हल्का हल्का फैलकर उसके गालों तक पहुंच गया था। कृतिका ने देखा कि बंगले का मेन डोर अंदर से लॉक था। वो बेडरूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। जब कृतिका ने बंगले के पहले बेडरूम के अंदर झांका तो उसने देखा कि वो बेडरूम खाली था। बेडरूम में कोई नहीं था। वो अगले बेडरूम की तरफ बढ़ी
उस बेडरूम में एक आदमी बिना शर्ट के सोया हुआ था। ये तो एलन लग रहा है। कृतिका ने खिड़की खोलने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा था। अपने पीछे खड़े इंसान की गर्म सांसें उसे अपने कंधे पर महसूस हुई। इससे पहले कृतिका पीछे मुड़कर देख पाती, उसके सर पर एक जोरदार वार हुआ और वो बेहोश होकर वहीं नीचे ढेर हो गई। एंथनी का बंगला, जहां दोनों तरफ से बड़े बड़े झाड़ों से घिरा हुआ था, वहीं उस बंगले के पीछे वाले हिस्से से असल में घना जंगल शुरू होता था। उसी जंगल के कुछ 2 किलोमीटर अंदर 12 लोगों का झुंड जमा था। बारिश से बचने के लिए सबने पॉन्चोस पहने हुए थे। वो लोग एक बॉनफायर के सामने खड़े थे। क्योंकि बॉनफायर एक बड़े और घने झाड़ के नीचे जल रहा था, बारिश उसकी आग पूरी तरह से बुझा नहीं पाई थी। उस ग्रुप के बहुत सारे लोग उस आग को जलाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उनका लीडर राहुल गुस्से में दिखाई दे रहा था। तुम सबके पास कितने दिन थे आज की रात को सक्सेसफुल बनाने में, लेकिन सबके सब फेल हो गए। वो रिबेका भी गायब है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने तो प्रॉमिस किया था कि सैक्रिफाइस वो लेकर आएगी। क्या मुंह दिखाएंगे हम लूसीफर को? क्या फेस दिखाएंगे हम अपने बॉस को? हाँ। ग्रुप में से एक लड़का शेर सिंह आगे बढ़ा। 32 साल के शेर सिंह का वजन करीबन 55 किलो का था। राहुल सर, हम लोगों को सैक्रिफाइस के लिए कोई इंसान मिल भी जाता तो हम क्या कर लेते? इतनी बारिश में ये इतनी छोटी सी आग मुश्किल से जल रही है। इतनी आग में इंसान जलकर कैसे मरेगा? वो तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा रोस्ट हो जाएगा। राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। शट अप पागल। हमारा मालिक कोई भगवान या गॉड नहीं है। हमारा मालिक है द वेरी पावरफुल सैटन। जब सैक्रिफाइस मिल जाएगा तो वो बारिश भी अपने आप रोक देगा। वो कुछ भी कर सकता है। हमारी झोली खुशियों से भर सकता है। लेकिन हम अगर उसके लिए एक छोटा सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते तो वो हमसे बहुत नाराज हो जाएगा। राहुल सर, अगर हमारा सैटन कुछ भी कर सकता है तो क्यों ना हम उसी को प्रे करके बोलें कि वो ही सैक्रिफाइस का कोई जुगाड़ लगा ले। राहुल ने उस लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। डम फक। अगर किसी को गिफ्ट चाहिए होता है तो क्या वो खुद ही अपने गिफ्ट का बंदोबस्त करता है? जब तक हम रिस्क लेकर सैक्रिफाइस नहीं देंगे तब तक हमारे मालिक को कैसे भरोसा होगा कि हम उससे प्यार करते हैं? आप यहाँ हमारे मालिक से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना? ऑब्वियसली। मेरा तो एडवाइस है, आप ही इस आग में जम कर डालो। इससे बड़ा सैक्रिफाइस क्या हो सकता है? राहुल ने देखा कि ग्रुप के सारे लोग उसकी तरफ देख रहे थे। मैं इस ग्रुप का सेकंड इन कमांड हूँ, यानी लीडर नंबर 2। और लीडर लोग तब सैक्रिफाइस देते हैं जब कोई ऑप्शन ना बचे। ए शेर सिंह, क्यों ना तेरा सैक्रिफाइस कर दे? वैसे भी तू जिंदा रहकर क्या उखाड़ लेगा? कृतिका को जब होश आया तो उसे कोई उसकी टांगों से पकड़कर जमीन पर घसीटता हुआ ले जा रहा था। कृतिका ने अपनी टांगें जोर से झटपटाई। लीव मी। कृतिका को घसीटता हुआ वो इंसान रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। रिबेका, तुम? रेबेका कृतिका के पास आई। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कृतिका के चेहरे पर उसकी लाइट मारी। फिर उसने उसके चेहरे को छुआ। कृतिका ने उसके हाथों को झटक कर दूर कर दिया। रिबेका, why are you doing this? कृतिका, धीरे बोलो, वो यही कहीं है। कृतिका ने आसपास देखा। टांगों से घसीटती हुई तुम मुझे इस जंगल से ले जा रही थी। खतरा तो मुझे तुमसे है, किसी और से नहीं। So please don't pretend. इतना कहते ही कृतिका ने पास में पड़ा एक पत्थर उठा लिया। अरे कृतिका, listen to me first.
मैं बेडरूम में सोई थी, अचानक मुझे जोर से एक आवाज आई। बाहर आई तो देखा तुम बेहोश गिरी पड़ी थी और तुम्हारे पास वो खड़ा था। कौन वो? वही एंथनी। ही इज हियर कृतिका, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। क्या? एंथनी? रेबेका ने कृतिका को उसका हाथ पकड़कर उठाया। वो हम दोनों को मार कर ही छोड़ेगा कृतिका। हमें बाकी की रात इस जंगल में छुपकर बितानी होगी। वी डोंट हैव अ चॉइस। जंगल में तेज बारिश की वजह से बॉनफायर बुझ चुकी थी। राहुल ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। बस 2 मिनट रह गए हैं। अभी सैक्रिफाइस नहीं दिया तो सैटर्न नाराज हो जाएंगे। इसका बस एक ही सलूशन है। मैं सबके नाम की चिट्स बनाऊंगा, फिर मैं जिसके नाम की चिट उठाऊंगा उसे सैक्रिफाइस करना होगा। सारे लोग ये सुनकर डर गए थे। एक 50 साल की औरत ने हाथ ऊपर किया। ये चीटिंग है। मुझे बोला था कि ये ग्रुप ज्वाइन करने से बहुत पैसा आएगा। अपना लाइफ देने का बात किसी ने बोला ही नहीं था। आई एम लीविंग। व्हाट नॉनसेंस। ए, रोक इसको। 2 आदमियों ने उस औरत का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये कोई बिजनेस स्कीम है जो सिर्फ पैसा बनाने आ गई थी। दिस इज अबाउट लविंग एंड सर्विंग अ लॉर्ड। अगर वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है तो हमें भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होना होगा। राहुल ने ऊपर देखा। बारिश रुक चुकी थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये हमारे लॉर्ड की तरफ से एक सिग्नल है। बारिश रुक गई है। गाइस, बॉनफायर जला लो और डाल दो इस औरत को अंदर। कुछ लोगों ने लकड़ियों पर केरोसिन छिड़ककर आग को और तेज कर दिया। आग की लपटें अब 10 फीट ऊपर उड़ रही थीं। 2 आदमी उस औरत को पकड़कर आग की तरफ ले गए। नो, मुझे सैक्रिफाइस नहीं देना। Someone please help me, please. इतने में वहां सभी खड़े लोगों को किसी की आवाज सुनाई दी। Stop it! रुक जाओ। रिबेका, तुम कहाँ थी? क्या तुमने हमारा रिलीजन छोड़ दिया है क्या? अगर ऐसा है तो हमें तुम्हें भी इस आग में फेंकना होगा। मेरी बात सुनो राहुल। ये कौन है? राहुल, वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। अभी हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। एक्चुअली हमने गलती से एंथनी की स्पिरिट को बुला लिया था और अब वो हम दोनों को मारना चाहती है। राहुल ने एक पल के लिए कुछ सोचा। अगर वो स्पिरिट यहाँ आ गई तो हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। एक काम करते हैं, हम सब आग के अराउंड एक सर्कल बनाकर प्रे करेंगे। तभी जंगल में किसी के चलने की आवाज आई। चलो सब लोग जल्दी यहाँ एक सर्कल बनाओ, जल्दी जल्दी। वी डोंट हैव मच टाइम। रेबेका और कृतिका भी दौड़कर उस बॉनफायर के पास आकर खड़ी हो गई। सब लोग आंखें बंद कर लो और जो मैं कहता हूँ उसे अपने मन में रिपीट करो। सबने आंखें बंद कर ली। कृतिका ने भी अपनी आंखें बंद कर रेबेका का हाथ पकड़ लिया। मेरे खुदा, हम तेरे बच्चे हैं और तूने हमको आज रात तक बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। आज फिर से वो टाइम आ गया है कि हम तेरे बच्चे तुझे एक गिफ्ट दें। ये क्या गिफ्ट बोल रहा है? Just repeat whatever he's saying. हमारा सैक्रिफाइस कबूल करो हमारे खुदा। रिबेका, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रिबेका, व्हाट्स गोइंग ऑन? गुड जॉब रिबेका। व्हाट अ सरप्राइज। मुझे लगा था कि तुम इस टास्क में फेल हो जाओगी, बट यू डिड वेल। राहुल, जब पुलिस ने कृतिका को अरेस्ट कर लिया था ना, तब तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगी और इसीलिए आज मैं डर के मारे हमारे इस यूनियन में भी नहीं आई। लेकिन हमारे लॉर्ड की पावर तो देखो, उसने बकरा खुद कसाई के पास भेज दिया। I found कृतिका right outside my house and I hit her on her head. कृतिका की आंखें अब गुस्से से लाल थीं। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने ये कल्ट छोड़ दिया है, मासूम बनने का नाटक किया ताकि तुम मेरा ट्रस्ट जीत जाओ। You bitch!
रेबेका ने कृतिका को देखते हुए राहुल के होठों को चूम लिया। राहुल ने सबकी तरफ गुस्से से देखा। किस बात का वेट कर रहे हो? थ्रो दिस बिच इन फायर। कुछ 5 लोग कृतिका को खींचते हुए जलती हुई आग के पास ले गए। स्टॉप इट, स्टॉप इट। राहुल किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। यस बॉस, रिबेका आपके फेवरेट कृतिका को इधर ले आई है। हम बस उसे सैक्रिफाइस करने वाले हैं। सोचा आपको ये गुड न्यूज दे दूं। ओके। राहुल ने फोन नीचे किया और कृतिका की तरफ देखा। हमारे बॉस का आपके लिए मैसेज है। वो आपसे कहना चाहते हैं, बर्न बिच। कृतिका की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। उसने अब खुद को छुड़वाने की कोशिश करना बंद कर दिया था और अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था। मॉम, आई लव यू। मैं आपसे मिलने आ रही हूँ मॉम। कृतिका के शरीर को अब इतनी ज्यादा हीट महसूस हो रही थी जो कि सहना इम्पॉसिबल था, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लेकिन इससे पहले कि कृतिका के शरीर को आग लग पाती, अचानक जोर से तेज बारिश होने लग गई। बॉनफायर की आग एकदम से बुझ गई। कृतिका की आंखें आधी बंद आधी खुली थीं। उसके आसपास शोर मचा हुआ था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे इस वक्त एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी ट्रांस में चली गई हो। तभी उसे एक आवाज आई। कृतिका बेटा। कृतिका ने उस आवाज को एकदम से पहचान लिया था। मम्मा। बेटा, इतनी जल्दी हार नहीं मानती, चलो उठो। कृतिका ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि राहुल हाथ में चाकू लिए उस पर अटैक करने वाला था। कृतिका ने राहुल का हाथ जोर से मरोड़ दिया और राहुल के हाथ से चाकू नीचे गिर गया। फिर कृतिका ने वो ही चाकू जमीन से उठाकर राहुल की छाती में घोंप दिया। राहुल के मुंह से खून निकलने लग गया था। देखते ही देखते उसने वहीं दम तोड़ दिया। कृतिका ने राहुल की छाती से चाकू वापस निकाल लिया और फिर वो रेबेका की तरफ तेजी से दौड़ी। रेबेका और बाकी लोगों को कृतिका की आंखों में एक अजीब सा पागलपन दिखाई दे रहा था। रेबेका और उसके साथी डर के मारे कृतिका से दूर भागने लग गए। दौड़ती हुई कृतिका को अपने अंदर एक अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा था। रेबेका तक पहुंचने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। इससे पहले कि कृतिका रेबेका पर चाकू से वार कर पाती, एक गन शॉट की जोरदार आवाज आई। गन से चली बुलेट सीधा रेबेका के सर में लगी थी। वो वहीं नीचे जमीन पर गिर गई। कृतिका जानती थी कि रेबेका मर चुकी है। रेबेका को मरते हुए देख बाकी लोगों में भागदौड़ और तेज हो गई। कृतिका ने अपनी बाईं ओर नजर मारी तो उसने देखा कि वहां करीबन 60 फीट की दूरी पर एक शख्स हुडी पहने खड़ा था। उसके हाथों में एक पिस्टल थी। Who are you? सुबह के 4 बज रहे थे। एंथनी के बंगले के पीछे की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर भाग दौड़ मची हुई थी। हाथ में चाकू लिए कृतिका रेबेका के पीछे भाग रही थी। इससे पहले कि कृतिका रेबेका पर चाकू से वार कर पाती, एक गन शॉट की जोरदार आवाज आई। गन से चली बुलेट सीधा रेबेका के सर पे लगी थी। वो वहीं नीचे जमीन पे गिर गई। कृतिका जानती थी कि रेबेका मर चुकी है। रेबेका को मरते हुए देख बाकी लोगों में भागम भाग और तेज हो गई थी। कृतिका ने अपनी बाईं ओर नजर मारी तो देखा कि वहां करीबन 60 फीट की दूरी पर एक शख्स हुडी पहने खड़ा था। उसके हाथों में एक पिस्टल थी। Who are you? सामने से कोई जवाब नहीं आया।
कृतिका ने देखा कि हुडी पहने हुए शख्स के पीछे अब इंस्पेक्टर मोरे और हवलदार आलोक भी पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर मोरे ने एक नजर कृतिका के पास ढेर हुई रेबेका की तरफ देखा और फिर अपने सामने खड़े उस आदमी के हाथ से उसकी पिस्टल छीन ली। एलन, तूने रेबेका को जान से क्यों मार दिया? उसकी टांगों पर भी तो गोली चला सकता था। सुबह के 6 बज चुके थे। एंथनी के बंगले के बाहर धीरे धीरे लोगों की एक भीड़ जमा हो रही थी। कृतिका एक कंबल ओढ़े एंथनी के बंगले के ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसके बाल अब तक सूखे नहीं थे। एलन भी हुडी पहने उसके पास ही बैठा था। बाहर इंस्पेक्टर मोरे प्रेस वालों से बात कर रहा था। एंथनी मर्डर केस अब सॉल्व हो चुका है। उसका मर्डर उसकी बीवी रिबेका ने अपने प्रेमी बाबूलाल के साथ मिलकर प्लान करवाया था। एक 55 साल के रिपोर्टर ने इंस्पेक्टर मोरे से सवाल किया। सर, माई सेल्फ रिपोर्टर बख्शी, DNT न्यूज। आपने ये नहीं बताया कि एंथोनी के मर्डर के पीछे मोटिव क्या था? एंथनी की दौलत, उसकी प्रॉपर्टी। रिबेका को पूरा कॉन्फिडेंस था कि एंथनी के मरने के बाद उसका सब कुछ वो रिबेका के नाम कर जाएगा। लेकिन जब रिबेका को पता चला कि एंथनी की विल में उसने अपने पैसों का सबसे बड़ा हिस्सा अपनी नेबर कृतिका के नाम कर दिया है, तो उसने अपने शैतानवाद मतलब सैटेनिज्म कल्ट का इस्तेमाल करते हुए कृतिका को मारना चाहा। प्रेस रिपोर्टर अब थोड़ा इरिटेट हो रहा था। अरे सर, तो ये बताइए कि रिबेका को कृतिका को मारकर क्या मिलता? इसके पीछे का मोटिव क्या था? कृतिका के हिस्से के पैसे उसे मिल जाते। कॉमन सेंस की बात है यार। ठीक है, इतना गुस्सा मत होइए, हम तो अपना काम ही कर रहे हैं। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि इस बंगले से कुछ ऐसे DNA के सैंपल मिले हैं जिससे कि ये प्रूव होता है कि यहाँ एंथनी, रिबेका और वॉचमैन बाबूलाल, इन तीनों के आपस में शारीरिक संबंध थे। और तो और ये ग्रुप सेक्स वाली गेम में एक चौथा इंसान भी पार्टिसिपेट करता था, यानी एंथनी का पड़ोसी कृतिका। इसके बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। आलोक इंस्पेक्टर मोरे के कान के पास आया। इसको ये अंदर की खबर कैसे पता चली? मोरे ने दोबारा रिपोर्टर बख्शी की तरफ देखा। देखिए, रिबेका ने उन DNA सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ की थी। आने वाले समय में ये पूरे मामले को हम रिवील करेंगे। लेकिन आपने भी तो अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की होगी ना? आपको क्या लगता है, ये कृतिका और एंथनी के बीच शारीरिक संबंध थे? क्या वो दोनों लवर्स थे? ऐसे ही नहीं कोई आदमी अपने हॉट पड़ोसन को 20 करोड़ रुपए दे जाता। देखिए, अपने चैनल की TRP बढ़ाने के लिए आप कहानी में बेमतलब का मसाला मत ढूंढिए। मैंने कहा ना, जैसे ही इस बात की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, हम मीडिया को सब सच बता देंगे। थैंक यू। सर, आपकी बात को समझ में नहीं आई। मेन बात की इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है और आप कह रहे हैं कि केस सॉल्व हो चुका है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मोरे ने रिपोर्टर बख्शी का माइक एक हाथ से नीचे किया। सर, ये एक शरीफ औरत की इज्जत का सवाल है। प्लीज मेरी बात को समझिए। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन सामने आएगी, मैं आपको खुद बताऊंगा। प्रेस रिपोर्टर्स के जाते ही मोरे दोबारा घर के अंदर आ गया। उसने देखा कि दरवाजे के पास खड़ी कृतिका ने सब कुछ सुन लिया था। आप ये रिपोर्टर बख्शी के सवालों का बुरा मत मानिए कृतिका जी। इसकी रेपुटेशन ही है कंट्रोवर्सी बनाने की। लेकिन कृतिका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसका दिल दुखा था। उसने मोरे की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, थैंक यू। मोरे ने देखा कि आलोक उनकी तरफ देख रहा था। मोरे ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़वा लिया। थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ सच का साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ कृतिका जी। आलोक ने अपनी हंसी दबाते हुए अपना ध्यान पास ही में बैठे एलन की तरफ लगाया। क्या रे, जिस इंसान से सच मालूम पड़ने की उम्मीद होती है, तू साला उसको ही टपका डालता है। पहले वो वॉचमैन बाबूलाल और अभी ये रिबेका, दोनों का पत्ता काट दिया तूने। अभी चल फिर से जेल में। तेरा लवर वो कादर भाई बहुत खुश होगा तुझे देख के। इच्छाइला। ये सुन एलन के चेहरे पर घबराहट आ गई। मेरे को फांसी दे दो चलेगा, लेकिन वो कादर भाई की लवर बन के मैं नहीं जी सकता। मोरे एलन के पास आ गया। नहीं हवलदार आलोक, हम एलन को अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने ही एलन को रिबेका पर नजर रखने का काम दिया था और साथ में ये पिस्तौल भी दे दी थी ताकि यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। हवलदार आलोक ने हैरानी से मोरे की तरफ देखा। सर, वो सब तो ठीक है, लेकिन अटैक तो ये कृतिका मैडम रिबेका पर करने वाली थी ना।
रिबेका पर गोली चलाकर उसको मार डालने का कोई कारण नहीं था ये एलन के पास। आप क्यों ये कृतिका मैडम और एलन को बचाने के लिए उत्सुक रहते हो? ये मेरी समझ के तो बाहर है। मोरे आलोक के एकदम पास में आकर खड़ा हो गया। गुस्से से उसकी सांसें फूल रही थी। मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ। अगली बार मेरे पे ऐसा इल्जाम लगाया तो क्या सर, मेरे को जेल में डाल देंगे या नौकरी से निकाल देंगे? सर, मेरे को ना नौकरी से लगाव है, ना ही मेरी जिंदगी से। इसलिए बिना डरे बात करता हूँ। और सच बोलूं तो मेरे को ये लगता है कि आप ये कृतिका मैडम के प्यार में पड़ गए हो और एकदम अंधे हो गए हो। मोरे सीधा आलोक की आंखों में देख रहा था। हवलदार आलोक, तू क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अब जो मैं बोलूंगा तुझे वो ही करना होगा। पुलिस रिकॉर्ड्स में ये लिखना है कि रिबेका ने कृतिका पर जानलेवा हमला किया, लेकिन सही टाइम पे इंस्पेक्टर मोरे ने कृतिका की जान बचाने के लिए रिबेका को गोली मारकर उसे मार डाला। Am I clear? तभी एलन ने इंस्पेक्टर मोरे को गले लगा लिया। सर, आप सच में बहुत ऑनेस्ट और ग्रेट पुलिस वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मोरे ने धीरे से एलन को खुद से दूर किया। एलन, रिलैक्स, प्लीज बिहेव प्रोफेशनल। और देखो, तुम्हारे पापा के मर्डर के पीछे दोनों लोग अब मर चुके हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने बीवी और बच्चे के पास चले जाना चाहिए। हाँ सर, मैं आज रात को ही उन लोगों के पास निकल जाता हूँ। रात के 11 बज रहे थे। इंस्पेक्टर मोरे अपने घर के बेडरूम में गहरी नींद सोया हुआ था। सोते हुए मोरे को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी की गर्म सांसें पड़ रही हैं। कौन है? वो तपाक से उठ गया। मोरे ऊपर की तरफ उठने गया तो उसका सर किसी चीज से जोर से टकराया। मोरे ने देखा उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी शारदा थी। उसने आंखों में काजल और होठों पे लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी। अरे शारदा, इतना नजदीक आकर क्या कर रही थी? और तुम ठीक हो? जोर से तो नहीं लगी ना तुम्हारे सर पे? मैं ठीक है। मैं तुमको किस करने आई थी। अपना शर्ट निकालो ना। मोरे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उठकर बैठ गया और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। आज एक बड़ा केस सॉल्व हो गया है शारदा। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। तुम पे तो आज मुझे भी बहुत प्यार आ रहा है। मेरे पे प्यार आ रहा है? सच? मेरे को तो लगा कि आपको वो गर्मा गर्म पतली मैडम पे दिलाया है। मोरे बटन खोलते खोलते रुक गया। क्या? कौन सी गर्मा गर्म पतली मैडम पे मेरा दिल आया है? वो कृतिका मैडम, आपके केस वाली। सुनने में आया है उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। उसके लिए सबके साथ झगड़ा भी कर लेते हैं। उसको बार बार अरेस्ट होने से भी बचाते हैं। उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं? ये सब किसने बताया तुमको? पक्का वो पागल हवलदार आलोक ने बताया होगा। राखी भाई है वो मेरा। अपनी बहन की मदद किया तो क्या बुरा किया? वो सब छोड़ो। आज मैं आपको इतना प्यार देगी क्या वो पतली गर्मा गर्म मैडम को भी भूल जाओगे। तभी उनके घर की बेल बजी। दरवाजा मोरे ने खोला। दरवाजे के सामने कृतिका खड़ी थी। मोरे को देखते ही कृतिका ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। घबराहट के मारे मोरे का हाथ कांपने लग गया। मोरे साहब, इतनी रात को आपके दरवाजे पे आके मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? इतने में शारदा बाहर आ गई। उसे देखते ही कृतिका ने एकदम से मोरे का हाथ छोड़ दिया। आप कौन? शारदा, तुम अंदर जाओ। ये इनका पुलिस मैटर चल रहा है, उसके लिए ही मिलने आई है। शारदा को देखते हुए कृतिका ने अपने हाथ जोड़ लिए। नमस्ते, मैं कृतिका हूँ। शारदा कृतिका को लगातार कुछ सेकंड्स तक ऊपर से नीचे देखती रही और फिर रोती हुई दौड़कर घर के अंदर चली गई। मोरे की शक्ल पे साफ पता चल रहा था कि वो एम्बेरस था। क्या बात है कृतिका जी, आप इस टाइम यहाँ? मोरे ने देखा कि कृतिका शारदा का रिएक्शन देखकर शॉक हो गई थी। वो शारदा है, मेरी बीवी। वो ठीक है,
उसकी चिंता मत कीजिए, उसे कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं उससे बात कर लूंगा। आप क्या हुआ वो बताइए। सर, ये केस खत्म नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी। आइए ना, अंदर आकर बात करते हैं। कृतिका ड्राइंग रूम के अंदर एक सोफे पर बैठी थी। इतने में मोरे का 12 साल का बेटा राजू बाहर आया। नमस्ते आंटी। शारदा ट्रे में एक गिलास पानी लेकर आई। उसने वो पानी कृतिका को ऑफर किया। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा। आंटी नहीं रे, मम्मी सांग। ये तेरी होने वाली नई मम्मी है। कितनी सुंदर और पतली है ना? है, ये तो बहुत सुंदर है, एकदम हीरोइन जैसी। आप मेरी नई मम्मी बन जाएंगी तो मेरे सारे दोस्त मेरे से जलेंगे। आई एम वेरी हैप्पी। शारदा की आंखें भर उठी और वो फिर से दौड़कर अपने बेडरूम में चली गई। मोरे और कृतिका एक दूसरे को आंखें बड़ी बड़ी कर देख रहे थे। मोरे ने डांटकर राजू को अंदर भेज दिया। मोरे साहब, लगता है मुझे इधर आना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। दिस इज ऑल अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। आप बोलिए। सर, कल रात जब मैं उस जंगल में उन सैटर्न वर्शिपर्स के बीच में थी तो वो लोग किसी बॉस के बारे में बात कर रहे थे। कृतिका जी, होगा कोई उनके ग्रुप का लीडर। उसका इस केस के साथ क्या लेना देना? नहीं सर, ट्रस्ट में लेना देना है। उस लीडर ने मुझे एक मैसेज दिया था, बर्न इन हेल। उसका मेरे मानने में स्पेशल इंटरेस्ट था सर। मोरे ने बड़ी आह भरी। मोरे कुछ कहने ही वाला था कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। आलोक, बोलो। क्या? कैसे? मोरे ने अपना फोन काट दिया और फिर जोर से सोफे पर मुक्का मार दिया। शिट, ये सब मेरी गलती है। क्या हुआ मोरे सर? वो एलन का मर्डर हो गया है। व्हाट? लेकिन कैसे? वो पता नहीं, लेकिन उसकी बॉडी आपके बंगले के अंदर मिली है। अगले 40 मिनटों में इंस्पेक्टर मोरे और कृतिका के बंगले के पास पहुंच गए थे। हवलदार आलोक लॉन में स्विमिंग पूल के पास खड़ा था। आलोक से कुछ ही फीट दूर एलन की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। उस पर एक सफेद चादर ओढ़ाई गई थी। आलोक मोरे के पास आया। सर, इसकी बॉडी स्विमिंग पूल में मिली थी। इसको 2 गोली लगी है, एक सर पे और एक टांग पे। लेकिन इसका मर्डर हुआ है, ये तुमको कैसे पता चला? पुलिस स्टेशन में किसी का फोन आया था। उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। उसका फोन नंबर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। कृतिका ने एलन को पास से देखा और फिर एकदम से उसका रोना निकल गया। मोरे कृतिका के पास आया। वो कृतिका के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि उसकी नजर आलोक से मिल गई और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। सर, एक बात समझ में नहीं आई, ये एलन कृतिका मैडम के घर क्या कर रहा था? आलोक, सब कुछ इतना ऑब्वियस है। एलन अपने मर्डरर से बचता हुआ इधर आया था। वहां बाउंड्री वॉल पर देखो, वहां खून के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। एलन को पहली गोली उसकी टांग पर लगी थी, तब वो एंथनी के घर पे था। फिर वो अपनी जान बचाते हुए दीवार लांघकर कृतिका जी के बंगले में आ गया। यहाँ दूसरी गोली उसके सर पर लगी और वो मर गया। कृतिका ने हवलदार आलोक की तरफ देखा। आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए। फुटेज डिलीट किया गया है। सबसे पहले मैंने आकर वही चेक किया था। तभी एक हवलदार आलोक के पास एक पेपर का टुकड़ा लेकर आया और उसे पकड़ाया। आलोक ने उस पेपर को एक जलते हुए बल्ब की रोशनी में देखा। सर, ये लेटर एलन की जेब से मिला था, भीगा हुआ था, लेकिन इससे अब हेयर ड्रायर से सुखा दिया है। देखिए, इसका इंक पूरी तरह से मीठा नहीं है। आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है। मोरे ने वो लेटर हाथ में लिया। एवरी डे मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जा रहा है। मुझे पता है कि मेरा तुम्हारे लिए फीलिंग्स बहुत रॉन्ग है। मेरे को मेरा लॉर्ड कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन फीलिंग्स के ऊपर किसका पावर होता है?
कल रात को हमारा लव मेकिंग सेशन ने मेरे को हिला के रख दिया था। यू टुक मी टू क्लाउड 9। लेकिन सच तो यह है कि मेरे को सिर्फ तुम्हारा हॉट बॉडी नहीं बल्कि तुम्हारा ब्यूटीफुल सोल से भी प्यार है। मेरे को मालूम है कि तुमको मेरा बातों पर बिलीव नहीं है, इसलिए एज प्रूफ ऑफ माई लव मैं मेरा विल में तुम्हारे लिए 20 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा हूं। लव यू, योर एंथनी। मोरे के हाथ कांप रहे थे। कृतिका ने अपने हाथ अपने मुंह पे रख दिए थे। How is this possible? आलोक ने इंस्पेक्टर मोरे के कंधे पर हाथ रखा। सर, इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है? एंथोनी ने 20 करोड़ रुपया ये कृतिका मैडम को ही दिए है ना। ये मैडम हम सबको उल्लू बना रही है सर, इसको आप तो अरेस्ट कर लो। साटन कल्ट के ग्रुप मेंबर शेर सिंह और उसके साथियों को लॉकअप में बंद हुए अब 12 घंटे हो चुके थे। इस कल्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस वालों ने इनकी जमकर पिटाई की थी, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला था। लॉकअप में बंद कादर भाई ने शेर सिंह को एक सिगरेट ऑफर की। क्या रे शेर सिंह, कितना मार खाया तूने और तेरे साथियों ने? ये पुलिस वालों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए दे डालो ना यार। मैंने वो आलम को भी बहुत एडवाइस दिया था, लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं माना। अभी टपक गया ना वो भी, है? शेर सिंह ने चोरी चोरी सिगरेट का एक कश मारा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो पुलिस से थोड़ी मार पड़ेगी, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन दे दिया तो हमारे फेथ वाले हम लोगों को पक्का जान से मार डालेंगे। हमारे फेथ में बहुत बड़े बड़े लोग मेंबर हैं, आपको मालूम नहीं? कादर भाई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अरे डरो मत, मैं अपने बॉस को बोल के तुमको हमारी गैंग में शामिल कर डालेगा, फिर तुमको कोई टच भी नहीं कर सकता। चलो मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो अपने ये सड़ेले धर्म के बारे में। कृतिका के घर के लॉन में एलन की लाश अब भी वहीं स्विमिंग पूल के पास पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर मोरे एलन की जेब से मिला हुआ लेटर पढ़ रहा था। वो लेटर की आखिरी लाइन पर पहुंच चुका था। मेरे को मालूम है कि तुमको मेरा बातों पर बिलीव नहीं है, इसलिए एज प्रूफ ऑफ माई लव मैं मेरा विल में तुम्हारे लिए 20 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा हूं। लव यू, योर्स एंथनी। मोरे के हाथ कांप रहे थे। कृतिका ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख दिए थे। How is this possible? सर, इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है? एंथोनी ने 20 करोड़ रुपया ये कृतिका मैडम को ही दिए ना। ये मैडम हम सबको उल्लू बना रही है सर, इसको अब तो अरेस्ट कर लो। कृतिका ने मोरे की तरफ देखा। मोरे की आंखों में गुस्सा नहीं, दुख था। मोरे साहब, आई नो ये लेटर पढ़कर आप सबको ऐसा लगेगा कि मेरा एंथनी के साथ अफेयर चल रहा था और इसीलिए उसने मरने के बाद मेरे लिए इतनी बड़ी रकम छोड़ दी। बट एक बात आप लोग भूल रहे हो। आलोक ने लाल आंखों से कृतिका की तरफ देखा। मैडम, हम कोई बात नहीं भूल रहे। आप हमको फिर से बातों में उलझाने की कोशिश नहीं करो तो अच्छा है। अरे ये लेटर खुद एंथनी ने लिखा है, इसका क्या सबूत है? ये किसी और ने भी तो लिखा हो सकता है। आलोक सोच में पड़ गया। मोरे ने कृतिका की तरफ देखा। कृतिका जी, आपकी बात में पॉइंट है, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ तो पक्का है। बहुत सारे एविडेंस आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। वो एंथनी के साथ आपकी वैसी वाली फोटो, वो कॉन्डम्स पर आपके डीएनए का मिलना, अभी ये लेटर, ऊपर से सबसे बड़ी बात एंथनी का आपके लिए इतना बड़ा अमाउंट छोड़कर जाना। कृतिका जी, इतने सारे एविडेंस को अब मैं और अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। कृतिका के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम सब लोग। मैंने एंथनी का मर्डर नहीं किया है। Do you get it? ओ मैडम, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कानून एविडेंस के ऊपर चलता है। कृतिका एक कदम चल के मोरे के पास आ गई। मेरे साथ एंथनी के घर चलिए अभी। वो तो हम जाएंगे ही। एलन के मर्डर की पूरी इन्वेस्टिगेशन जो करनी है
लेकिन हम आपको साथ में नहीं ले जा सकते। सर प्लीज लास्ट टाइम मेरी बात मानिए। एंथनी की डेथ के बाद मैंने कई बार उस घर के अंदर अकेले जाने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई ना कोई सबूत मैं अंदर से ढूंढ ही लूंगी जो हमें सच के पास ले जाएगा। मोरे ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। आलोक ने जोर से अपने सर पे हाथ मारा। इंस्पेक्टर साहब मोहब्बत में पागल और अंधे हो गए ले। अगले 5 ही मिनटों में कृतिका, मोरे और आलोक एंथनी के घर के अंदर थे। कृतिका पूरे जोश के साथ एंथनी के बेडरूम की तलाशी ले रही थी। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने एंथनी का वार्डरोब खोल लिया। मोरे ने देखा कि हवलदार आलोक उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। मोरे कृतिका के पास आया। कृतिका जी, मैंने कहा ना, हम लोग ऑलरेडी तलाशी ले चुके हैं। प्लीज, अब बहुत हो गया। इतने में 2 हवलदार एंथनी के कमरे में आ गए। सर, हमने एलन के बेडरूम का छानबीन किया है। वहाँ एलन का मोबाइल और बाकी पर्सनल चीजों के अलावा और कुछ भी खास हाथ नहीं लगा। हाँ, घर के बाहर एलन के जूतों के निशान के अलावा एक और जूते का निशान मिला है। ये देखो, उसका फोटो लिया है। मोरे ने फोटो को गौर से देखा। ये तो किसी आदमी के जूतों के निशान लग रहे हैं। हाँ सर, आदमी के जूतों के निशान ही है। 11 नंबर का साइज है। मोरे ने देखा कि कृतिका ने एंथनी का लैपटॉप खोल रखा था। कृतिका जी, हमारे एक्सपर्ट्स ने लैपटॉप को भी अच्छे से चेक कर लिया है। आपके एक्सपर्ट्स ने डिलीटेड डेटा रिकवर नहीं किया था ना? जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। कृतिका जी। अचानक हवलदार आलोक का गुस्सा उसके सर चढ़ गया। ये क्या कृतिका जी लगा रखा है साहब आपने? आप पुलिस वाले हो कि इनके हस्बैंड? ये मैडम को पकड़ के जीप में डालते क्यों नहीं सर? सबका और कितना टाइम वेस्ट करवाओगे साहब? कृतिका ने आंखें बड़ी बड़ी कर हवलदार आलोक की तरफ देखा। ए हवलदार, बोला ना 5 मिनट चाहिए मुझे। उसके बाद मैं खुद जाके जीप में बैठ जाऊंगी। नाउ जस्ट शट योर माउथ। आलोक की झाड़ सुन बाकी 2 हवलदार ने अपनी हंसी दबाई। जब 5 और मिनट गुजर गए तो कृतिका लैपटॉप हाथ में लिए मोरे के पास आ गई। मोरे ने कृतिका की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। एंथनी के डिलीटेड ईमेल्स रिट्रीव किए मैंने। ऑलमोस्ट 10 ईमेल्स हैं इसमें। जब मेरे हस्बैंड ने सुसाइड किया था तब मैंने उनके ईमेल्स पढ़ने के लिए स्किल सीखी थी। एंड लुक हाउ इट हैज हेल्प्ड मी नाउ। क्या है इन ईमेल्स में? कृतिका एकदम से इमोशनल हो गई थी। उसने लैपटॉप मोरे के हाथ में थमा दिया। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मोरे ने बेड पर बैठकर वो ईमेल्स पढ़ने शुरू किए। ये सब ईमेल्स में वही सब लिखा है जो उस लव लेटर में लिखा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सब पाप है, वगैरह वगैरह। और ये ईमेल्स किसी अजीब सी ईमेल आईडी को भेजा है, mylover00@gmail.com। इससे कुछ नया प्रूव नहीं होता कृतिका जी। कृतिका मोरे के पास आकर बैठ गई। ध्यान से पढ़िएगा सर। ये तीसरे ईमेल में देखिए क्या लिखा है। मैंने तुम्हारे लिए बोल्डर कंपनी का इंपोर्टेड बियर्ड ट्रिमर भेज रहा हूँ। अगले संडे अपनी बियर्ड शेव करके मिलना। आई लाइक यू दैट वे। मोरे ने वही लाइन पढ़ी जो कृतिका पढ़ रही थी। हवलदार आलोक भी सोफे के पास आकर खड़ा हो गया। मोरे एकटक अपने सामने देखे जा रहा था। इसका मतलब एंथनी का लवर एक मोरे की बात कृतिका ने पूरी की। एक मर्द था। He was in a same sex relationship. आलोक नीचे जमीन पर सर पे हाथ रखकर बैठ गया। देवा, ये क्या नया एंगल है? मोरे ने कृतिका की तरफ देखा। यानी एंथनी 20 करोड़ रुपए आपके लिए नहीं बल्कि अपने उस मेल लवर यानी बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ना चाहता था। यस, और हो सकता है कि एंथनी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोई झगड़ा हो गया और उसने लास्ट मोमेंट पर ये अमाउंट मेरे नाम पर छोड़ने का फैसला लिया। मोरे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। यू आर अ जीनियस कृतिका जी। मतलब आपका एंथनी के साथ कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था। अगर होता तो क्या आपको बताती नहीं? आलोक खांसते हुए खड़ा हो गया।
मोरे सर, ये तो पता चल गया कि ये एंथोनी का लवर कोई आदमी था, लेकिन कौन? बाबूलाल तो नहीं हो सकता। वो कहां से ईमेल लिखने और पढ़ने लग गया? इसका जवाब कृतिका ने दिया। वो मुस्कुरा रही थी। मुझे पता है वो कौन है। सच? कौन? ये वाला ईमेल फिर से पढ़िए। अगर शैरन को पता चल गया कि उसके पिता का अफेयर तुम्हारे साथ चल रहा है तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वो अपना मुंह कभी बंद नहीं रखेगी, सबको बता देगी। लेकिन इससे तो कुछ साबित नहीं होता। सर, आदमी अपने अफेयर के पकड़े जाने से सबसे ज्यादा किससे डरता है? मोरे ने एक पल के लिए आलोक की तरफ देखा और फिर कृतिका की तरफ। अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड से? करेक्ट। लेकिन यहाँ एंथनी अपनी बीवी से नहीं, अपनी बेटी से डर रहा है। यानी एंथनी का अफेयर किसी ऐसे आदमी से चल रहा था जिसे उसकी बेटी जानती हो, जिसका नाम सुनकर शैरन का दिल टूट जाए। कृतिका जी, कौन हो सकता है ऐसा इंसान? कम ऑन सर, अपना दिमाग लगाइए। मोरे उठकर खड़ा हो गया। उसने कमरे की खिड़की खोल दी। ये दुनिया अजीब है। मुझे तो ये सोचकर उल्टी आ रही है। आलोक मोरे के पास आ गया। उल्टी आ रही है? साहेब, किसकी बात कर रही है कृतिका मैडम? मोरे ने मुड़कर आलोक की तरफ देखा। एंथनी का अफेयर अपने खुद के दामाद के साथ चल रहा था, यानी रिक्की। आलोक ने अपने हाथ अपने सर पे रख दिए। देवा। कुछ 2-2.5 घंटे बाद कृतिका, इंस्पेक्टर मोरे और हवलदार आलोक रिकी और शेरॉन के अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर खड़े थे। रात के 2 बज रहे थे। आलोक ने दरवाजे की बेल मारी। तीनों दरवाजा खुलने का वेट कर रहे थे। मोरे साहिब, क्या चांस है कि एंथोनी अपने दामाद रिकी की नहीं, किसी और आदमी की बात कर रहा था? लेटर में एंथनी ने कोई नाम थोड़ी लिया था। मोरे अपने माथे पर हाथ फेर रहा था। आलोक, कृतिका जी सही कह रही हैं। मेरे हिसाब से लेटर में बात रिक्की की ही हो रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम रिक्की के मुंह से उगलवाएंगे कैसे कि उसका एंथनी के साथ अफेयर। तभी एकदम से दरवाजा खुल गया। मोरे ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। दरवाजा शेरॉन ने खोला था। इंस्पेक्टर, कृतिका, व्हाट्स द मैटर? इतनी रात को आप लोग इधर? देयर इज बैड न्यूज। आपका भाई एलन, उसका मर्डर हो गया है। ही इज डेड। शेरॉन अपने मुंह पर हाथ रख पीछे की तरफ चलने लग गई। What? No, no, no. How is it possible? आई एम सॉरी। अभी बस 2-2.5 घंटे पहले ही हमें उसकी लाश मिली है। शेरॉन सोफे पर बैठ जोर जोर से रोने लग गई। Alan! Oh no! My dear brother Alan! Please God, tell me this is not true. इतने में शेरॉन का हस्बैंड रिकी लिविंग रूम में आ गया। उसने लाल रंग की बॉक्सर्स और ऊपर लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। जब रिकी को एलन के बारे में पता चला तो उसने अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रख दिया। शेरॉन ने गुस्से में रिकी का हाथ खुद से दूर कर दिया। रिकी, तुमने मुझे एलन से क्यों नहीं मिलने दिया? मैं उसे जेल में जाकर मिलना चाहती थी, उसके लिए लॉयर करना चाहती थी, उसे कुछ दिन अपने पास रखना चाहती थी। But you stopped me every time. I'll never forgive you, Ricky. रिकी ने मोरे की तरफ देखा। मैं नहीं चाहता था कि शेरॉन किसी भी तरह का स्ट्रेस ले। एलन ने बाबूलाल को मार के बहुत बड़ी गलती की थी एंड आई फेल्ट कि उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए थी। कृतिका ने मोरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि उसे मेन बात छेड़नी चाहिए। शेरॉन जी, ऐसा है कि एक और बात है जो हमको आपको बतानी है एक्चुअली। लेकिन शेरॉन तो बस रोई जा रही थी। कृतिका रिकी के पास आकर खड़ी हो गई। I need to use your washroom. It's an emergency. सब लोग शेरॉन के चुप होने का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन शेरॉन चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। मोरे ने फिर से कोशिश की। शेरॉन जी, आपके हस्बैंड से पूछताछ। कृतिका वापस ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। फिर कृतिका शेरॉन के पास गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। शैरन, इंस्पेक्टर मोरे तुम्हारे पति रिकी को अरेस्ट करने आए हैं। जिसको अरेस्ट करना है कर लो, डोंट केयर। शैरन, रिकी का तुम्हारे डैड एंथनी के साथ अफेयर चल रहा था। हाँ, चल रहा होगा। क्या रिकी का डैड के साथ अफेयर? मतलब? रिकी गुस्से में कृतिका की तरफ बढ़ा। ए पागल औरत, क्या बकवास कर रही है? अफेयर तो तेरा चल रहा था एंथनी के साथ, ये बात सबको पता है। वो फोटोज भी मेरे पास है, अभी दिखाता हूँ। तो वो तुम थे जिसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो फोटोज भेजी थी? मैंने किसी को कोई फोटो नहीं भेजी। मोरे और आलोक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। शेरॉन कृतिका के पास आई। मेरे बाप का मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर? आर यू फकिंग क्रेजी यू बिच? इंस्पेक्टर, ये क्या भौंक रही है? इसे चुप क्यों नहीं करवाते? आलोक मोरे के कान के पास आया। ये नहीं मानने वाला और अपने पास कोई ठोस सबूत भी नहीं कि इसको ये बात मनवा ले। लेकिन कृतिका ने तो अपनी नजरें रिकी के ऊपर फोकस कर रखी थी। रिकी और झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। यू आर एक्सपोज्ड। शट अप यू बिच। तुम लोगों के पास एक्यूजेशन का कोई प्रूफ नहीं है, सो गेट आउट ऑफ माय हाउस नाउ। पुलिस की टीम ने तुम्हारा लैपटॉप रिमोटली हैक किया था। तुम्हारा सीक्रेट ईमेल आईडी पता चल चुका है और उसमें डिलीट किए हुए ईमेल्स भी पढ़ लिए गए हैं। आलोक इंस्पेक्टर मोरे के कान के पास फिर आ गया। साहब, ये कृतिका मैडम तो सीधा सीधा फेंक रही है। आप उन लोगों ने ये रिकी के लैपटॉप का छानबीन तो कभी किया ही नहीं। अरे बात को समझ आलोक, कृतिका जी हवा में तीर मार रही हैं। अभी चुप हो जा। रिकी के माथे पर अब पसीना था। सीक्रेट ईमेल आईडी? कौन सी सीक्रेट ईमेल आईडी? नाम बताओ। कृतिका एक कदम रिकी के पास आई। mylover00@gmail.com। ये सुन रिकी का चेहरा नीला पड़ गया था। मेरा ऐसा कोई ईमेल आईडी नहीं है। तभी कृतिका ने एक चीज रिकी के हाथ में फेंकी। ये बोल्डर कंपनी का इंपोर्टेड बियर्ड ट्रिमर है ना? वही ट्रिमर जो एंथनी ने तुम्हें गिफ्ट किया था। ईमेल में उसने इसी के बारे में साफ साफ लिखा है और अभी तुम्हारे बाथरूम से मिला।